Hello, I am Vasudha Srivastav. Today, my topic of this presentation is theory of growth and development, that is various type of investment criteria. But before knowing the types of investment criteria, first I will tell you what is the meaning of investment criteria. So in a simple words, if I wanted to say that it implies a clearly pick and choose policy. It is just a pick and choose policy. And if we talk about aggregate volume of investment, so it is to be undertaking meaningful when it is expressed in a investment projects. तो किसी भी कंट्री के लिए अगर एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमें लेना है तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की. सो बेसिकली और जो प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, वो एक बहुत ही प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट, मैंने क्या बोला, प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट जो है एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. अब ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इनइन्वेस्टेबल रिसोर्सेज बहुत ही कम रहते हैं. जो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, और इस वजह से वहां पे नीड्स, इवन इन्वेस्टेबल जो रिसोर्सेज है उसका जो है बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन रहता है एज कंपेयर्स टू नीड्स जो है लोगों की, वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती हैं. इस वजह से प्लानर्स को डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि किस तरीके से रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करें कि इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बीच में कैपिटल एंड आपका जो गुड्स हैं, कंज्यूमर्स गुड्स हैं, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. तो जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है रिसोर्सेस का इन सेक्टर में, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली अफेक्ट करता है. जो इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन होती है रिसोर्सेस की, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इवन इन अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज नंबर ऑफ इनका एक जो अगर मैं बोलूं डेवलपमेंट का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक टास्क भी और डिफिकल्ट टास्क है. मैं ये कहूंगी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करना एक डिफिकल्ट टास्क है. उसका रीजन ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, नीड्स अनलिमिटेड हैं, और वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट रन में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्चुअल बिहेवियर है एक दूसरे के लिए. इसीलिए कोई भी सिंपल क्राइटेरिया फिक्सिंग अप करना इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी इज नॉट अ इजी वर्क. तो मियरर ने अल्टीमेटली एक डेफिनेशन दी है कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वो प्रॉब्लम है, वो मेथड है डिटरमाइन करने के लिए एक प्रॉब्लम को जो बेस्ट यूटिलाइज करे इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज को और मिनिमाइज करे कैपिटल इंटेंसिटी, मींस इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल, एंड मैक्सिमाइज करे सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, one extra production of the things which will welfare to the society of capital in consideration and employment absorption. So this is a definition of mirror. Next we will talk about the objectives of factor allocation in investment. So first is equal distribution of wealth, income and wealth, balanced diet, rapid growth of economies and so on. These are the objectives of allocation of investment. Now out of these various investment criteria, now it is discussed, it is difficult to suggest, yes, it is very difficult to suggest any one criteria, because I again mentioned you that there are so many objectives in underdeveloped countries, since the problem facing these countries are manifold in one criteria, means these do not have restricted to a certain limited problems, they have unlimited needs and their investable resources are limited, and hence the choice of a suitable criteria is very much dependent on the circumstances which has been prevailed in those countries. मतलब ये है कि तो इस टाइप का, जब देखो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेस कम हैं
और हमारे जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में, सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का चॉइस करना जो डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबली उस सिचुएशंस पे जो मोस्ट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है वो कंट्री फेस आउट कर रही है, वो सर्कमस्टांसेस, तो उनको वाइड आउट करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को चूज किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रिंजेंट और मैं कहूँ कि अगर बहुत ही ज्यादा रिफाइंड वे में, बहुत ही ज्यादा सूटेबिलिटी के साथ हमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया चूज आउट करना पड़ता है। Now, if we talk about the different types of criteria, many economists gave a different type of criteria. So, I mentioned here some. That is social marginal productivity criteria. Next is capital turnover criteria. We can also say this capital intensity criteria. Next, other one is reinvestment criteria or a criteria of investment for accelerated growth. This is the third one. And next is a time series criteria, and next one is balance of payment criteria. So we will start with these criteria one by one. First is social marginal productivity criteria. This was given by economist Hollis B. Chandri. So what is this? This is basically defined as a प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ये बात करेगा जिनकी हम वैल्यू के बेसिस पे रैंक करेंगे कि उनकी सोशल वैल्यू क्या है, वो प्रोजेक्ट्स, वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सोशल वैल्यू क्या है और वो किस तरीके से रैंक कर रही है सोसाइटी को डिटरमाइन। ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे मार्जिनल प्रोजेक्ट, टोटल फंड्स जो भी हैं आपके, और एक्सक्लूड कर देंगे सारी लोअर रैंकिंग प्रोजेक्ट्स को। ये जो हॉलिस बी शैंड्री ने जो मॉडल दिया है, मतलब सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये वो क्राइटेरिया है जो कंसीडर करता है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिला है प्लस उसका जो नेट कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल प्रोडक्ट में, वो इन दोनों को इसने इसको मैथमेटिकली भी शो करके दिखाया है। उन्होंने एक वेलफेयर फंक्शन कंसीडर कर लिया है। हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इस टाइप के फंक्शन कंसीडर किए हुए हैं, तो वी ऑल नो that u is equals to is a function of YBD. Now here y is the effect of income, b is a effect of balance of payment, d is a distribution of income and u is a index of social welfare. किस तरीके से ये तीनों चीजें सोशल वेलफेयर को लीड कर रही हैं, ऐसा कोई हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करें जो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर दे। तो वही मैं जो बोल रही हूँ ना एनहेंस करने की बात, तो इन्वेस्टमेंट जो यू में है सोशल वेलफेयर में, वो किस तरीके से दिखाया गया है कि सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट सम है किसका, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम में चेंज होने के इफेक्ट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पोर्शन के इफेक्ट के चेंज से एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के चेंज होने के इफेक्ट से। तो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने सारे वेरिएबल्स इग्नोर्ड कर दिए और y और b को रखा, मतलब इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को रखा है। तो मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि जो r है यहाँ पे, ये जो r है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना अमाउंट नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है जो इक्विवेलेंट है किसके, इंप्रूवमेंट हुई है अगर एक यूनिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्पेसिफाइड कंडीशन से। तो जो आर है वो क्या मेजर करता है, वो एवरेज ओवर वैल्यूएशन मेजर करता है डोमेस्टिक करेंसी की एंड एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज। तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और एग्जिस्टिंग रेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आर जो रिप्रेजेंट करता है कि नेशनल इनकम जो इक्विवेलेंट है आपकी, इंप्रूवमेंट जो हुआ है 1 यूनिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से, वो स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंडर में। तो आर मेजर एवरेज ओवर वैल्यूएशन करता है। नेक्स्ट इज, अगर आर के कुछ कंडीशंस है, अगर आर 0 के इक्वल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर आर पॉजिटिव है मींस अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो डोमेस्टिक करेंसी को आपको क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यू हो जाएगी। इफ आर इज नेगेटिव सो डोमेस्टिक करेंसी इज अंडर वैल्यूएट। एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आर एप्रिशिएबली ग्रेटर देन 0 रहता है बिकॉज जो रिलेटिव इनइलास्टिसिटी है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की, उस वजह से आर जो है वो ग्रेटर देन 0 रहता है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी ओवर वैल्यूड ही रहती है।
अब सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 3 टाइप से डिवाइडेड हैं। सबसे पहले उन्होंने मतलब जो इसको डिवाइड करके 3 क्लासिफिकेशन कर लिया, जो वैल्यू ऐड होंगी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, इसके यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो टोटल ओपनिंग कॉस्ट जो होगी यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रीमियम होगा पर यूनिट इन्वेस्टमेंट की वजह से। ना इक्वेशन इसके वजह से हमारी ये फॉर्मुलेट हो जाती है। सो अल्टीमेटली एसएमपी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज है मार्जिन ऑफ सोशल ओवर कॉस्ट का, ये मार्जिन ऑफ अ सोशल ओवर कॉस्ट है, एंड जो रेट ऑफ कैपिटल का जो टर्नओवर है प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रीमियम। तो ये जो फॉर्म है इक्वेशन का, ये शोज करता है कि जो डिक्रीज है, ये जो फॉर्म है इक्वेशन का, ये शो करता है कि जो डिक्रीज है रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर में, वो ऑफसेट हो जाएगा प्रोपोर्शनेट जब हम वैल्यू मार्जिन वैल्यू इंक्रीज करेंगे, और या फिर वाइस वर्सा ऑफ दिस। So this was a social marginal productivity criteria. Next we will talk about capital turnover और a capital intensity criteria. ये capital output ratio पे based है, ये capital output ratios पे based है, and वो country जहाँ पे capital scarce है, fund capital जो है वो fund scarce है, and जो इन्वेस्टमेंट होगा उन प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा जिनमें कम कैपिटल यूज हो। तो ये इस क्राइटेरिया को कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया भी कहते हैं, बिकॉज ये रिवर्स फ्रॉम है। ये जे पोलाक एंड एनएस बूचान ने दिया था, बूचनान ने दिया था, जो इन्होंने प्राउंड किया था ये वाला क्राइटेरिया, जहां जो कैपिटल आउटपुट रेशियो पे बेस्ड है। वो कंट्री जो कैपिटल्स में स्केयर्स हैं और जिनके पास फंड एलोकेशन नहीं है, तो वो लो कैपिटल इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी जिनका आउटपुट जो है पर यूनिट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम हो। इनके अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट्स जो जिनमें टर्नओवर जो है वो हाई रेट का कैपिटल टर्नओवर हो और कम कैपिटल आउटपुट रेशियो हो, वो उस प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट करना चाहेंगी। जो कैपिटल है वो स्केर्स है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वो इस तरीके से ये स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए इस टाइप का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि जहां पे कैपिटल इंटेंसिटी कम हो लेकिन आउटपुट ज्यादा हो, मतलब कैपिटल टर्नओवर ज्यादा हो या फिर लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो। सो अल्टीमेटली दिस वाज अ criteria which was based on a capital output ratio। तो क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं कम कैपिटल इंटेंसिटी पे वो डिजायरेबल भी हैं, बिकॉज वो स्कैर्स कैपिटल रिसोर्सेज को जल्दी रिलीज कर देते हैं अदर प्रोजेक्ट्स फॉर्म के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की, जो इसको एक्सेलरेटेड ग्रोथ भी अचीव करवाता है। वॉल्टर और गैलेंसन ने दिया हुआ था ये री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जिसके अकॉर्डिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं जो उनको प्रॉफिट मिलता है उसी को वो री इन्वेस्ट कर देती हैं। जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट क्वोशंट क्राइटेरिया फॉर अ इन्वेस्टमेंट इन अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये जो गैलेंसन एंड हार्वी लेविनस्टीन थे इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया था। तो जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है पर कैपिटल इन्वेस्टेड होती है वो इस इक्वेशन के थ्रू दिया हुआ है, जहां पे आर जो है वो इनका इक्वेशन रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट है पर यूनिट कैपिटल के अकॉर्डिंग के, और ई जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं फॉर द मशीन्स, डब्ल्यू रियल वेज रेट है, सी कॉस्ट पर मशीन्स है। और ये क्राइटेरिया डिजाइंड है कि इन्फ्लुएंस जो इस टाइप का चॉइस ऑफ प्रोडक्ट किया जाए जो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पे बेस्ड हो। वो कैपिटल आउटपुट रेशियो पे बेस्ड था, उससे पहले वाला सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एनहेंस करे उस पर बेस्ड था, ये रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पे बेस्ड है। तो री इन्वेस्ट करो अपने प्रॉफिट्स को एंड देन गिव्स द रिजल्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइम सीरीज क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया ए.के. सेन ने दिया था, प्रोफेसर ए.के. सेन ने, जिनके अकॉर्डिंग टाइम फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टेक्निक ऑफ को चूज करने में। ओके, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है एंड रेट ऑफ सेविंग, टाइम पाथ जो है दो टेक्निक्स का कैन बी ड्रॉन हो सकता है इनके बेसिस पे। मतलब इन्होंने बोला एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमने दो टेक्निक्स ली हैं
So which would be better? So which would be better and which gives us the highest return over a time horizon? It can be found out by these time series criteria. इसके लिए हमें एक टाइम हॉरिजन जो है फिक्स्ड अप करना पड़ेगा, और रिटर्न दोनों प्रोजेक्ट के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे. इस बेसिस पे जो पीरियड ऑफ रिकवरी है किसी भी टेक्निक की वो हम देख लेंगे कि अगर बाय चांस कोई टेक्निक दो प्रोजेक्ट्स हैं ए एंड बी और वो सेम टेक्निक को यूज करके वो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हम कैलकुलेट करेंगे और टेक्निक्स देख लेंगे, अगर ये दूसरी टेक्निक यूज कर रहा है ये दूसरी, और फिर हमारा अगर उसमें कोई लॉस आउट हुआ है तो टाइम ऑफ रिकवरी भी देख लेंगे कि उस टेक्निक को चूज करने के लिए उसने उस गिवन टाइम पीरियड में एज कंपेयर टू द अदर प्रोजेक्ट वो रिकवर कर पाया कि उस जो आउटपुट में लॉस हुआ था कि वो या फिर नहीं. तो टाइम सीरीज क्राइटेरिया ये हमें बता देता है कि टाइम हॉरिजन में, अंडर द टाइम हॉरिजन कौन सी टेक्निक जो है वो हाईएस्ट रिटर्न्स दे रही है ओवर द टाइम हॉरिजन. I will explain you this with the given example, so it will be more clear as compared to my this explanation. So let's start with this example. यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं H and L और ये टाइम हॉरिजन मैंने 10 इयर्स का कंसीडर किया हुआ है जिसके एंड में टोटल रिटर्न्स जो हैं वो 100 मिलियन मिल रहे हैं. सी एंड ऑफ द जो है टाइम पीरियड ये रिटर्न्स जो हैं वो सेम है. तो इस इन रिटर्न्स ऑफ द प्रोजेक्ट एच, जो प्रोजेक्ट एच है वो किस पे बेस्ड है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे बेस्ड है और ये लेबर इंटेंसिव. सो सी ये टेक्निक लेबर इंटेंसिव यूज कर रहा है एंड ये वाला कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहा है. सो नाउ वी विल फाइंड आउट कि फर्स्ट 6 इयर्स में जो प्रोजेक्ट एच है वो लेस है प्रोजेक्ट एल के. See, if we wanted to compare it, so it is less than this. Okay, now first 5 years till now 4th तक, then it tries to cover it. Okay, तो उसके बाद फर्स्ट 4 जो रिमेनिंग फर्स्ट 6 इयर्स है, while रिमेनिंग जो 6 इयर्स हैं, फर्स्ट 4 इयर्स ये कम है एच का output production as compares to the labor intensive, but in upcoming 6 years the total returns are the same in the both projects. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो फर्स्ट 4 इयर्स है इसका ऑल्दो कम था प्रोडक्शन, बट उसने अपकमिंग इयर्स में उसको ओवरकम कर लिया एज इट इज ग्रेटर देन मोर देन दिस. तो ये वाला कम हो गया एंड ये ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा. सो ओवरऑल पोजीशन इनडिफरेंट हो गई. तो इस जो पॉइंट यहाँ पे नोट आउट करने की बात है कि जो इनिशियल लॉस हुआ वेदर आउटपुट में वो अडॉप्ट करके कैपिटल इंटेंसिव आपने जो प्रोजेक्ट्स है वो रिकवर हो गया 10 इयर्स के पीरियड में या नहीं. ये बात नोट करने की है कि जो आपका इनिशियल डेफिशिएंसी हुई आउटपुट में बाय अडॉप्टिंग अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वेदर इट इज कवर इन अ टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन टाइम हॉरिजन और नॉट, आपके 10 ईयर के टाइम पीरियड में वो कवर हुआ कि नहीं. तो ये जो टाइम लिया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ने ओवरकम करने के लिए अपनी डेफिशिएंसी, जो 6 साल का ये ले लिया है, अपनी ये डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए लेबर इंटेंसिव के कंपेयर में उसे क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम रिकवरी कहेंगे. पीरियड ऑफ रिकवरी कहेंगे. पीरियड ऑफ रिकवरी क्या है, अगेन आई एम सेइंग जो एच प्रोजेक्ट ने कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है उसने जो रिकवरी करने के लिए जो उसकी डेफिशिएंसी हुई थी आउटपुट में इनिशियल ईयर में, जो टाइम लिया है अपकमिंग ईयर्स में एज कंपेयर टू द लेबर इंटेंसिव, वो जो टाइम पीरियड है ऑफ दिस ईयर जहां पे उसने अपना प्रोडक्शन एज कंपेयर टू एल बढ़ाया ताकि वो अपनी जो डेफिशिएंसी थी स्टार्टिंग ईयर्स की वो ओवरकम कर सके, इसको पीरियड ऑफ रिकवरी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को रिकवर कर रहा है ताकि अल्टीमेटली जो सॉल्यूशंस आए, अल्टीमेट जो रिजल्ट्स आए वो इनडिफरेंट आए. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो. तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है
कि इसे पीरियड ऑफ रिकवरी कहेंगे, जहां पे आपका ये पीरियड ऑफ रिकवरी कहलाएगा, जहां पे आपकी इनिशियल डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है. नाउ देयर आर टू ग्राफ, there are graph where we have a two curves, that is H and that is for L. This is for a capital intensive and this is for a labor intensive. अगर आप बात करें डायग्राम में कि H और L कर्व जो है वो रियल आउटपुट का फ्लो बताते हैं और टाइम हॉरिजन के साथ, दो टेक्निक्स के साथ. तो पीरियड जो ON पीरियड है, ON वाला जो पीरियड है वो पीरियड आपका, तो पीरियड ON जो है पीरियड वो रिकवरी पीरियड है. तो एरिया जो एरिया DA D1 वो एरिया FAF1 के इक्वल होगा. एरिया DA D1 वो एरिया FAF1 के इक्वल होगा. इसका मतलब है ये जो पीरियड ON में, ये पीरियड ऑफ रिकवरी है. ON जो क्या है वो पीरियड ऑफ, ON में अगर लिखूं ये पीरियड ऑफ रिकवरी है. और यहाँ पे इस रिकवरी पीरियड में उसने जो H के कंपेयर, L के कंपेयर में अपना H का जो प्रोडक्शन है वो ओवरकम कर लिया, उसने वो उसको इक्विलेट कर लिया F1F. ओके, तो जो 4 पेयर्स हैं, जो इन पेयर ऑफ टेक्निक्स के लिए जो पीरियड ऑफ रिकवरी है वो फाइंड हुआ. सिलेक्शन जो टेक्निक्स हैं पीरियड ऑफ रिकवरी के लिए वो कंपेयर की गई विद द पीरियड टाइम वी ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट. अगर ये फाइंड आउट किया कि पीरियड ऑफ रिकवरी अगर लंबा होता गिवन द टाइम हॉरिजन, तो हमें अगर देखो, अब इस चीज से हमें ये पता चल गया ना कि जो टाइम गिवन टाइम हॉरिजन था उसमें हमारी जो कंडीशंस थी, मतलब जो हमारी डेफिशिएंसी थी H वाले प्रोजेक्ट्स के प्रोडक्शन में L के कंपेयर में, वो ओवरकम कर गई गिवन टाइम हॉरिजन में. उसने डेफिशिएंसी को ओवरकम कर लिया, उसने उसको सॉर्ट आउट कर लिया, रिकवर कर लिया. अगर ये टाइम हॉरिजन के कंपेयर में ज्यादा टाइम लेता H प्रोडक्ट अपनी डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए, तो हम इस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज नहीं करते. फिर हमें दो टेक्निक से हमने 2 प्रोजेक्ट्स को एलोकेट किया और फिर एक प्रोजेक्ट ने सर्टेन स्टार्टिंग में जो कैपिटल इंटेंसिव था कम प्रोडक्शन किया एज कंपेयर टू द अदर टेक्निक बेस्ड प्रोजेक्ट, बट इन अपकमिंग ईयर्स it covers its production as compared to the labor intensive, and then the overall result of that is of 100 million. सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ये पता चला कि गिवन जो भी टेक्निक हम यूज करेंगे, चाहे वो H के लिए L के लिए, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव आर सूटेबल. अगर कैपिटल इंटेंसिव अपना डेफिशिएंसी कवर करने के लिए ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा होता तो हम H को रिकवर्ड नहीं हो पाता एक्सेस ऑफ आउटपुट पे, हम टेक्निक L की यूज करते. अल्टीमेटली हमें ये पता चल जाता इस टाइम हॉरिजन के लिए हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अच्छी नहीं है. लेकिन ऑल दो उसने रिकवर कर लिया, सो इट विल बी नाइस. कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, तो चॉइस डिपेंड करता है टाइम डिस्काउंटेड यूज के लिए. तो नेक्स्ट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइटेरिया. बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करे. किसी कंट्री के इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किया जाए, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किया जाए कि जो मिनिमाइज कर दे एडवर्स इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिफिकल्टीज है अंडर डेवलप्ड कंट्री, इस फैक्ट से बहुत ही हेविली डिपेंडेंट होंगी फॉरेन कंट्रीज ऑफ देयर कैपिटल इक्विपमेंट. सो दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली बेस्ड ऑन in order to decide that type of investment which is used to resolve the conflicts or resolve the problems of adverse balance of payment. Now Pollack divided investment into 3 categories. Now first is investment yielding goods which add to the exports of a country or replacing goods of formerly imported, and the net effect of such investment is to be create a export surplus. First is this. नेक्स्ट इज वो पहला जो अब इसने बोला है बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो कि एडवर्स इफेक्ट को जो सही करे उस टाइप का इन्वेस्टमेंट आप डिसाइड करिए. तो पोलाक ने ये
3 इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन्वेस्टमेंट उस टाइप के गोल्ड यील्ड करे जो ऐड हो एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री में, जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स में ऐड ऑन हो, या फिर उस टाइप के सेकेंड चीज जो रिप्लेस करे उन गुड्स को जो प्रीवियसली सोल्ड हो चुके हैं कंट्रीज में, उन गुड्स को रिप्लेस करे। इन्वेस्टमेंट इस तरीके का हो सेकेंड कि जो प्रीवियसली सोल्ड आउट हो चुके हैं, बिक चुके हैं जो कंट्रीज से गुड्स, या फिर एक्सपोर्टेड हो चुके हैं कंट्रीज से, उनको रिप्लेस करे। थर्ड वन इज दैट कि इन्वेस्टमेंट जो रिजल्ट करे एडिशन उन गुड्स का जो सोल्ड हुए हैं कंट्रीज में एंड एक्सेसिव डिमांड्स में है, और ये इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो फर्स्ट 2 टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है, देखो मैंने जो बोला कि इन्वेस्टमेंट जो यील्ड करे गुड्स को, इस टाइप के गुड्स दें जो ऐड करेंगे एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री में, या फिर रिप्लेस करेंगे ऐसे गुड्स जो फॉर्मली पहले इंपोर्ट होते थे। ये इन्वेस्टमेंट करें इस टाइप से कि उस टाइप पे वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो कि ऐसे गुड्स यील्ड करें, ऐसे गुड प्रोड्यूस करें जो इन्वेस्टमेंट है कंट्रीज का वो एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री फॉर दैट सर्टेन गुड इंक्रीज कर दे, और जो फॉर्मली इंपोर्ट होते थे उनको रिप्लेस कर दे। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि ऐसे गुड्स को रिप्लेस कर दे जो पहले भी सोल्ड आउट हो चुके हैं, या फिर जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्वेस्टमेंट जिसपे दिस सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो न्यूट्रल होगा, बिकॉज वो पहले से सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड कंट्री में या फिर एक्सपोर्टेड हो चुके हैं। एंड थर्ड वन वो बोल रहा है ऐसे हमें एडिशन करना है गुड्स का इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो कि वो जो ऐसे गुड्स का एडिशन कर दे जो हमारे कंट्री में सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड एक्सेस में डिमांड में हो। तो ये चीज ना हमारे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्रिएट कर देगी। तो पहले जो मैंने 2 टाइप बताए थे वो प्रिफर्ड है बिकॉज उनका फेवरेबल इफेक्ट है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो पॉजिटिव इफेक्ट है। थर्ड टाइप का जो है वो एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है बिकॉज और वो फॉरेन गुड्स के लिए डिमांड शो कर रहा है, इसीलिए इस क्राइटेरिया को वो लीड करता है। प्रोजेक्ट्स विद द लीस्ट बैड इफेक्ट ऑन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट बी चूजिंग। ओके, so that's all with my different types of investment criteria. Thank you and have a nice day.